नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। यूपी टेट से सुपर टेट के सामान्य विज्ञान की सीरीज़ में आज हम लोग ह्यूमन बॉडी के जो कुछ प्रमुख सिस्टम हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक एक करके हम ह्यूमन बॉडी के सभी सिस्टम्स को देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र को देखेंगे, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से ब्लड के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग हार्ट के बारे में बात करेंगे, मानव हृदय के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक सूचना, देखिए यूपी टेट और सुपर टेट की बेस्ट नोट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं और एक ऐसी नोट्स है जिसको आप पढ़कर 120 से ज़्यादा नंबर पहले ही अटेम्प्ट में ला सकते हैं। कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सबको वो नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज करिए। वहाँ पर आपको सैंपल दिखाया जाएगा और उसको लेकर अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपका पहली बार में ही टेट और सुपर टेट क्लियर हो जाएगा और आप जो एक ख्वाब देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब करने का, तो वो आपका बहुत ही जल्द पूरा हो सकता है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की, ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम की। देखिए, ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम्स में कई पार्ट हैं और उसके जो सहायक अंग हैं जो रक्त परिसंचरण तंत्र में हिस्सा लेते हैं, उसमें पहला तो है रक्त यानी ब्लड। इसके अलावा धमनी, जिसको वेन्स कहा जाता है, धमनी और सिराएं। इसके अलावा हृदय यानी हार्ट। ओके, तो ये सब क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र में भाग लेते हैं। अगर हम बात करें रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में। मानव रक्त की बात करें, ह्यूमन ब्लड की बात करें तो ह्यूमन ब्लड में मुख्य रूप से दो अनिवार्य भाग पाए जाते हैं। मानव रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है, जो कि इसका तरल भाग होता है, और शेष 40% कणिकाएँ होती हैं। ठीक है, तो जो कणिकाएँ होती हैं उनमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आप लोगों ने इन सब का नाम पहले भी सुना होगा। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्ब सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्ब सेल्स और प्लेटलेट्स, ये 40% भाग होती है ह्यूमन ब्लड का। जबकि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 90% वाटर होता है और 10% अन्य मैटर्स होते हैं, जिसमें प्रोटीन है, कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है। ये सब प्रमुख रूप से पाए जाते हैं प्लाज्मा में। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम इसके एक एक पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले हम प्लाज्मा को देखते हैं। प्लाज्मा ये ब्लड का तरल भाग है यानी लिक्विड पार्ट है और निर्जीव भाग है। ये जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका 60% होता है। प्लाज्मा में अभी मैंने आपको बताया 90% जल होता है, 7% प्रोटीन की मात्रा, 0.9% लवण होता है और 0.1% ग्लूकोज होता है। प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या होता है, पचे हुए भोजन और हार्मोन्स का शरीर में संवहन करना, यानी शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, ये प्लाज्मा का मुख्य कार्य होता है। दूसरा देखते हैं आरबीसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड कार्पसेल्स, इसको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। ये जो हमारे ब्लड कार्पसेल्स होते हैं, रुधिर कणिकाएं होती हैं, उसका 99% भाग होता है आरबीसी। ठीक है, आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है, जबकि भ्रूण अवस्था में यानी जो स्टार्टिंग फेज होती है उसमें आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में भी होता है, यानी लीवर और स्प्लीन में भी आरबीसी का निर्माण होता है इनिशियल स्टेज में, भ्रूण अवस्था में। ओके, आरबीसी की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। सिर्फ कुछ अपवाद हैं, ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जबकि शेष किसी के भी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी का जीवन काल बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 से 120 दिन होता है। आरबीसी का कब्रगाह यकृत या प्लीहा को कहा, यानी यकृत या प्लीहा में पहुंचकर आरबीसी की मृत्यु हो जाती है, आरबीसी का अंत हो जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, आप सबको पता है। रक्त का जो आरबीसी का कार्य क्या होता है, अगर पूछे तो आरबीसी का जो कार्य है वो है ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना या ऑक्सीजन का
ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ये आरबीसी का प्रमुख कार्य होता है। ओके, तो आरबीसी के बारे में इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा है डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कार्पसेल्स, इसको ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी ये अनियमित आकृति का होता है और केंद्रक युक्त होता है। डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, कुछ में कणिकामय होती है और कुछ कणिका रहित होती हैं। कणिकामय में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसोनोफिल होती है, जबकि कणिका रहित में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होती है। ये कणिका रहित डब्ल्यूबीसी होती हैं। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। रोग के संक्रमण से बचाने में डब्ल्यूबीसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डब्ल्यूबीसी का विनिर्माण अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल आरबीसी की तुलना में कम होता है, इसका जीवन काल सिर्फ 2 से 4 दिन होता है और इसकी संख्या भी आरबीसी के कंपेरिजन में कम होती है। एक स्वस्थ मानव के शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या 5 से 9,000 के बीच में होती है। देखिए, इसमें जो लिम्फोसाइट है, जो कि कणिका रहित डब्ल्यूबीसी है, इसका प्रमुख कार्य क्या है? ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ओके, तो ये डब्ल्यूबीसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्लेटलेट्स को देखते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों के ब्लड में ही पाया जाता है। प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता है, इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, जबकि मृत्यु स्प्लीन यानी प्लीहा में होती है। प्लेटलेट्स का कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करना होता है। इसका भी जीवन काल बहुत कम होता है, 3 से 5 दिन इसका जीवन काल होता है। बात करते हैं ब्लड के कार्य क्या हैं। वर्क ऑफ ब्लड, ब्लड कौन कौन से कार्य करता है? तो ब्लड का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शरीर के ताप का नियंत्रण कर शरीर के ताप का नियंत्रण और परिवहन, ये ब्लड का सबसे प्रमुख कार्य है। इसके अलावा रक्त का थक्का बनाना, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचे भोजन और हार्मोन का संवहन करना भी रक्त के प्रमुख कार्य होते हैं। ओके, देखिए रक्त का थक्का कैसे जमता है। रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया अक्सर पूछी जाती है। पूछा तो इसमें यही जाता है कि रक्त का थक्का जमने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजन, जबकि अनिवार्य एंजाइम ट्रिप्टन होता है। तो इसमें जो रक्त का थक्का जमता है, इसमें क्या होता है? सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम, ये तीनों आपस में मिलकर थ्रोम्बिन बनाते हैं। थ्रोम्बिन जब फाइब्रिनोजन से क्रिया करता है तो फाइब्रिन बनता है, और फाइब्रिन जब रक्त के रुधिराणु से यानी जो ब्लड होता है उससे अगर फाइब्रिन क्रिया करता है, उससे रिएक्ट करता है मिलकर, तो वही रक्त का थक्का जमा देता है। तो ये रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया है। ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपके जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि इसमें सहायक कौन है। तो फाइब्रिनोजन, ट्रिप्टन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, ये सब सहायक के रूप में सहायता करते हैं रक्त का थक्का जमने में। रक्त के बारे में वन लाइनर कुछ बातें जानते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक क्षारीय विलयन है, यानी इसका पीएच 7 से ऊपर होता है, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है, अगर लीटर में कहें तो 5 से 6 लीटर होती है। सेरम, अक्सर आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। देखिए, प्लाज्मा में जब फाइब्रिनोजन या हिपेरिन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो जो शेष बचता है उसी को सीरम या सेरम के नाम से जाना जाता है। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? स्प्लीन यानी प्लीहा को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। देखिए, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी अगर किसी मनुष्य के शरीर में अधिक हो जाएं या कम हो जाएं तो रोग होता है। कौन कौन से रोग होते हैं उसको बारे में जानिए। आरबीसी का सामान्य से कम न होना, रक्ताल्पता यानी एनीमिया यानी खून की कमी। अगर किसी के शरीर में आरबीसी की संख्या सामान्य से कम हो जाती है तो उसको एनीमिया रोग हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। डब्ल्यूबीसी अगर सामान्य से कम हो गया तो ल्यूकोपीनिया नामक रोग होता है। जबकि अगर डब्ल्यूबीसी किसी मानव शरीर में सामान्य से अधिक हो जाती है तो उसको ब्लड कैंसर हो जाता है, जिसको ल्यूकेमिया के नाम से हम लोग जानते हैं। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का संरक्षण अगर हम देखें तो रक्त का संरक्षण पैथोलॉजी में सोडियम या पोटेशियम ऑक्सलेट मिलाकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 दिन के लिए किया जा सकता है। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है।
आगे बढ़ते हैं, रक्त समूहों को देखते हैं। ब्लड ग्रुप्स, आप सब लोग इससे परिचित होंगे, काफ़ी पहले से पढ़ रहे हैं। रक्त समूह की खोज 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। मनुष्य के रक्त की जो भिन्नता का कारण है, यानी जो रक्त समूह आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि मेरा ओ ब्लड है, मेरा ए बी है, मेरा ए है, मेरा बी है, मेरा ओ है, तो ये सब क्या होता है? जो रक्त की भिन्नता है इसका मुख्य कारण होता है आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन, यानी इसको एंटीजन कहते हैं। और मनुष्य के शरीर में एंटीबॉडी भी पाई जाती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करती है। ये रुधिर प्लाज्मा में पाई जाने वाली एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन है। रक्त समूहों की बात करें तो 4 रक्त समूह हैं, ए बी और ओ, जिसमें ए और ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, यानी ए बी जो बाकी 3 हैं उन सब से ब्लड ले सकता है, और ओ सर्वदाता कहा जाता है, यानी ओ खुद को तो दे ही सकता है, शेष तीनों को भी दे सकता है। ओके, तो ये हो गए रक्त समूह। आरएच कारक की बात करते हैं। आरएच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। ये सर्वप्रथम रीसस नामक एक बंदर में इसकी खोज की गई थी। जिन व्यक्तियों में आरएच फैक्टर पाया जाता है, आरएच कारक पाया जाता है, उनका रक्त आरएच पॉजिटिव, और जिनमें नहीं पाया जाता है उनका रक्त आरएच निगेटिव होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन हार्ट पे आते हैं। मानव हृदय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव हृदय ये 3 स्तरों वाली झिल्ली से घिरा होता है, पेरिकॉर्डियम से घिरा होता है, 3 स्तर वाली। मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। दाएं आलिंद और दाएं निलय में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि बाएं आलिंद और बाएं निलय में शुद्ध रक्त बहता है। रुधिर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के पीएच को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है। और जो हृदय धड़कन होती है, मानव हृदय की धड़कन, इसकी तरंग SA नोड से प्रारंभ होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। एक सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है, जिसमें 120 सिस्टोलिक है और 80 क्या है? डायस्टोलिक है। मनुष्य के हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार होती है, जबकि भ्रूण अवस्था में 150 बार होती है। रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को मापने के यंत्र का क्या नाम है? स्फिग्मोमेनोमीटर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं? थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन। ईसीजी क्या है? अक्सर आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये हृदय के रोग का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है लैब में, पैथोलॉजी लैब में, हॉस्पिटल्स में, कार्डियोलॉजी में। ओके, उभयचर और सरीसृप का हृदय 3 कक्षीय होता है। सरीसृप माने रेंगने वाले, उभयचर मतलब जो जल और थल दोनों में रहते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है, मगरमच्छ। मगरमच्छ भी सरीसृप है, यानी रेंगने वाला जंतु है, लेकिन इसका हृदय 4 कक्षीय होता है, मानव हृदय के समान। मछलियों का हृदय 2 कक्षीय होता है। विश्व में पहला हृदय का प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांट सबसे पहले विश्व में किसका किया गया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड का, दक्षिण अफ्रीका में 1967 में। और भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? वेणुगोपाल राव ने 1994 में। विश्व का पहला कृत्रिम हृदय कौन सा है? आर्टिफिशियल हार्ट जार्विक से बना है, जो कि रॉबर्ट जार्विक द्वारा बनाया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं, सिरा और धमनी को देखते हैं। सिरा को वेन कहते हैं, धमनी को आर्टरी कहते हैं। देखिए, सिरा या वेन्स क्या होती हैं? ये शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली नलिकाएं होती हैं और इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, सिर्फ पल्मोनरी सिरा एक ऐसी सिरा होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। ओके, धमनी को देखते हैं, आर्टरी को। देखिए, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली नलिकाएं धमनी कहलाती हैं। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, सिर्फ पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। ओके, देखिए, हृदय की मांसपेशी को रक्त पहुंचाने वाली कोरोनरी धमनी में रुकावट से ही हार्ट अटैक होता है। लसिका को देख लेते हैं। लिम्फ क्या है? ये रंगहीन द्रव्य है, आरबीसी और प्लेटलेट्स इसमें अनुपस्थित होता है। ये शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम का निर्माण करती है, यानी असंक्राम्य तंत्र का निर्माण करती है। लसिका में पाई जाने वाली कणिका लिम्फोसाइट कहलाती है, जो कि WBC का एक भाग है, मैंने अभी आपको बताया था। यह जीवाणु को नष्ट करके शरीर की रक्षा करता है और घाव भरने में सहायता करता है। ओके, तो ये कुछ लसिका के प्रमुख कार्य हो गए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम देखा। रक्त परिसंचरण तंत्र में इतना सबसे महत्वपूर्ण है और इससे बाहर नहीं आएगा, यकीन मानिए। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके सभी तंत्र को देखेंगे। अभी पाचन तंत्र बचा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम बचा है, स्केलेटन सिस्टम बचा है, अभी बहुत सारे सिस्टम बचे हैं, उत्सर्जन तंत्र बचा है। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे।
यकीन मानिए आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, नोट्स ले लीजिए, नोट्स को पढ़िए, मेरे वीडियोस को देखिए, आपका 100% क्वालिफाई हो जाएगा टेट और सुपर टेट दोनों। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।